क्या आपने गौर किया है कि अब आपके आसपास ट्रेडिंग की बातें पहले जैसी नहीं रही। 2020 में जहां हर दूसरा दोस्त ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कर रहा था, आज वही दोस्त क्रिप्टो बेच रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट बंद कर चुका है। टेलीग्राम ग्रुप्स सूने हो गए हैं। यूट्यूब पर 10x स्टॉक्स वाली थंबनेल्स भी कम हो गई हैं। क्या ये सिर्फ हमारी फीलिंग है या डेटा भी कुछ ऐसा ही कह रहा है? आइए एक नज़र डालते हैं सच्चाई पर। NSE की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में लगभग 9.6 लाख एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट्स बंद हो गए। ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन जैसे टॉप ब्रोकर्स ने पिछले कुछ क्वार्टर में भारी गिरावट देखी है। कहीं पर 60% तक का रेवेन्यू ड्रॉप और कहीं एक्टिव यूजर्स में 2-3 लाख की कमी। क्या ये सिर्फ एक फेज है या वाकई में रिटेल ट्रेडिंग अपने एंड की तरफ बढ़ रही है? इस वीडियो में हम इसी सवाल पर जवाब ढूंढेंगे। क्यों ट्रेडर्स डिसअपीयर हो रहे हैं? सेबी ने क्या नए नियम लाए हैं और क्यों? मार्केट पर क्या असर पड़ा है और क्या रिटेल ट्रेडिंग का फ्यूचर है या नहीं? और जैसा आप जानते हैं, ये चैनल स्टॉक टिप्स या पेड सिग्नल्स नहीं देता। यहाँ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, आपको एजुकेट करना, इन्फॉर्म्ड बनाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2020 का साल याद है? कोविड लॉकडाउन, लो इंटरेस्ट रेट्स और सोशल मीडिया ने मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बनाया जिसने लाखों लोगों को पहली बार ट्रेडिंग से जोड़ दिया। ब्रोकरेज ऐप्स के एड्स हर जगह थे। IPL में, यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई में। ब्रोकरेज जीरो, ट्रेड्स अनलिमिटेड। बस 500 से ट्रेडिंग शुरू करें और फिर क्या? एंजल वन, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग यूजर्स ग्रोथ देखी। 2020 से 2023 तक भारत में डीमैट अकाउंट्स 2.5 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ तक पहुंच गए। कहीं से भी कभी भी कोई भी ट्रेडर बन सकता था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने साइडवेज या नेगेटिव मूवमेंट दिखाना शुरू किया, ये एक्साइटमेंट धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगी। एंजल वन का नेट प्रॉफिट Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 74% गिर गया। ग्रो के 2.5 लाख से ज्यादा यूजर्स ने अकाउंट एक्टिविटी बंद की। 5 पैसा का रेवेन्यू 23% डाउन और प्रॉफिट 40% गिरा। ये एक आइसोलेटेड गिरावट नहीं है, ये एक पैटर्न है। ट्रेडिंग एक स्किल है, लेकिन जब मासेस इसे इजी मनी मशीन समझकर कूदते हैं तो करेक्शन इनएविटेबल है। रिटेल ट्रेडर्स ने रियलाइज किया कि ट्रेडिंग इजी नहीं है, ये एक्सपेंसिव हो सकती है, एग्जॉस्टिंग हो सकती है और इमोशनल भी। इस शिफ्ट का दूसरा पहलू ये है कि ब्रोकर्स की डिपेंडेंसी बढ़ती गई F&O रेवेन्यू पर, जो कि पहले से ही रिस्की था। अब यही डिपेंडेंसी उन पर भारी पड़ रही है। अब बात करते हैं सेबी की, वो रेगुलेटर जिसने पूरे F&O इकोसिस्टम को हिला दिया। पहले ये समझिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है। ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपको बहुत कम कैपिटल में बड़ी ट्रेड्स करने की पावर देते हैं। जैसे 10,000 की कैपिटल से 5 लाख की पोजीशन बनाना। लॉजिक तो पावरफुल लगता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। सेबी ने एक इंटरनल स्टडी की और पाया कि 93% रिटेल ट्रेडर्स को F&O में नुकसान हुआ है। 3 साल में 1.8 लाख करोड़ की कलेक्टिव लॉसेस हुई। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स मार्केट बन गया, लेकिन मेजर चंक लॉस में जा रहा था। अब अगर एक प्रोडक्ट लोगों को कंसिस्टेंटली लॉस दे रहा है तो रेगुलेटर का जॉब है उसे चेक करना, और सेबी ने एग्जैक्टली वही किया। सेबी की नई गाइडलाइंस में शामिल है मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड को 3 गुना कर दिया गया। सर्टेन वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स एलिमिनेट करे गए। मार्जिन रूल्स को स्ट्रिक्ट किया गया। ब्रोकर्स को डिस्क्लेमर्स और रिस्क वार्निंग्स प्रोमिनेंटली दिखाने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि F&O इलीगल है, बल्कि अब ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीरियस, इन्फॉर्म्ड और रिस्क टॉलरेंट हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये ओवर रेगुलेशन है? कुछ लोग कहेंगे हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट्स कहेंगे दिस इज एसेंशियल फॉर मार्केट स्टेबिलिटी।
सेबी का इंटेंट सिंपल है, स्पेकुलेशन को एजुकेशन से रिप्लेस करो, गैम्बलिंग को स्ट्रैटेजी से रिप्लेस करो। यहाँ हम सिर्फ इंडिविजुअल लॉसेस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिस्टेमिक रिस्क की। सिस्टेमिक रिस्क का मतलब होता है ऐसा खतरा जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर सकता है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए मेरे घर पर आग लगने का खतरा है, तो मैं फायर इंश्योरेंस लेता हूँ। लॉजिकल मूव। अब इमेजिन कीजिए कि मेरे 10 दोस्त भी मेरे ही घर के खिलाफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं लेकिन मार्केट में डेरिवेटिव्स में होता है। अब अगर मेरे घर में आग लगती है, इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ मुझे नहीं मेरे 10 दोस्तों को भी पे आउट करना पड़ेगा। रिजल्ट, कंपनी कोलैप्स कर सकती है। सेम होता है स्टॉक मार्केट में। जब सारे लोग एक ही इंडेक्स, स्टॉक या एक्सपायरी पर भारी एफएनओ बेट्स लेते हैं तो मार्केट में एक छोटी सी गिरावट मैसिव सेलिंग प्रेशर क्रिएट करती है। ये सिर्फ ट्रेडर्स को नहीं मारती, ये म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड्स सबको हर्ट करती है। सेबी के अनुसार इंडियाज स्टॉक मार्केट वॉज बिकमिंग डेंजरसली कॉन्सेंट्रेटेड इन जस्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस। इसलिए सेबी ने कहा, वन चेंज कैन वाइप आउट द एंटायर बिजनेस मॉडल। और यही चेंज अब आ चुका है। वॉल्यूम्स 70% गिर चुके हैं और ब्रोकरेज इंडस्ट्री अब नई स्ट्रेटजीज की तलाश में है। तो अब सवाल आता है, क्या ट्रेडिंग का फ्यूचर खत्म हो गया है इंडिया में? एब्सोल्युटली नॉट। सेबी का ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट इन्वेस्टिंग को प्रमोट करना, ना कि रिटेल को बाहर निकालना। जीरोधा और ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स अब म्यूचुअल फंड्स, लोन डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स की ओर जा रहे हैं। लेकिन ये ट्रांजिशन आसान नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में मार्जिन बहुत कम होता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस हाई है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्टली है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अब फाइनेंशियल एजुकेशन, टूल्स, कैलकुलेटर्स और रिसर्च पर फोकस कर रहे हैं ताकि यूजर्स खुद समझदारी से डिसीजन लें। यूजर्स के लिए इसका मतलब है ज़्यादा फोकस एजुकेशनल कंटेंट पर, पर्सनलाइज्ड रिस्क एनालिसिस टूल्स और शायद फ्यूचर में एएमसी चार्जेस या अकाउंट फीस का कमबैक। इसका अपसाइड ये है, अब पैसा लालच नहीं लॉजिक से लगाया जाएगा और यही शिफ्ट इंडिया की इन्वेस्टिंग कल्चर के लिए एक्सट्रीमली हेल्दी है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि सेबी का ये एक्शन ज़रूरी था या ओवरकिल है? क्या आप खुद अभी भी एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हो? क्या आप फ्यूचर में म्यूचुअल फंड्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ झुकाव महसूस कर रहे हो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके ओपिनियंस इस चैनल के कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताना मत भूलना। See you in the next one. Stay aware, stay sharp.